हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आरएमएस सीईटी 17 दिसंबर को एग्जाम है। तो मैं फाइनल पंच लेके आया हूँ। कौन से सब्जेक्ट का मैं लेके आया हूँ? पॉलिटी का। ठीक है, इसका हमने हालांकि लाइव सेशन डाला था, लेकिन लाइव सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो क्वेश्चन बहुत ही कम हो पाए थे, 5-6 क्वेश्चन ही। तो अब मैं उसको डिटेल में कराऊंगा और यहाँ से 5 सवाल पक्के, यहाँ से 5 सवाल कन्फर्म आएंगे। बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी पॉलिटी को कवर करूंगा। तो कक्षा 9 और कक्षा 6 दोनों में दोनों एग्जाम को ये 360 डिग्री पर कवर हो गए यहाँ से। और मेरा मानना ये है कि इससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचेगा 17 दिसंबर को आने वाले। अगर यहाँ पे एक बात और देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कक्षा 6 में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं आरएमएस क्लास 6 में, ठीक है, जनरल पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं आप 5 मान के चलो, और ये वेटेज 5 से 10 तक का होता है। 5 तो मिनिमम आते ही आते हैं और 10 तक आ सकते हैं। और अगर कक्षा 9 की बात करें तो वहां पे श्योर टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 में हिस्ट्री 10, पॉलिटी 10 और ज्योग्राफी 10। तो ये वेटेज है। तो 10 क्वेश्चन तकरीबन आप कक्षा 9 में मान के चलिए। ठीक, दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के सेशन है, तो बच्चों को ये 2 से 3 बार इस वीडियो को देख के जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बात करते हैं पहला, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की महक आने लगी थी। और फिर कैबिनेट मिशन आया, उसको भी वापस कर दिया। क्रिप्स मिशन भी आया था उससे पहले, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर माउंटबेटन प्लान आया और भारत को आजादी मिल गई। सी राजगोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। और तब काम सौंपा जा रहा था संविधान बनाने का भी। तो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान वर्ड है वो किससे आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जो संविधान बनाएगा। असेंबली मतलब एक ग्रुप हो गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो संविधान को बनाएगा। ठीक, तो इसकी एक पहली सभा हुई, हालांकि वो एक टेम्परेरी सभा थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में चुनाव हुआ और कांग्रेस जीत के आई। ठीक, तो वहां पे जो पहली सभा हुई, तो उसकी जो पहली मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1940, ठीक है, 9 दिसंबर 1940, क्लियर। और तो जो पहली सभा हुई ये हुई, और इसमें जो पहले अध्यक्ष बने तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट, ये प्रिजाइडेड, तो किसने उसकी अध्यक्षता करी? तो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ये। तो ये टेम्परेरी थे, हालांकि सीनियर मोस्ट इसलिए बने। फिर इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये परमानेंट थे, तो कौन बने? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति या सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति भी रहे, 47 से लेके 62 तक ये लगभग रहे। ठीक है, 52 से 62, 2 साल 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन यहां से 2 बन गए। ओवरऑल सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो प्रोटेम थे, टेम्परेरी थे। और परमानेंट कौन से बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए अब कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया भाई? ये बिल्कुल एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, और नेशनल फ्लैग तिरंगा है, तो उसको जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसने इसको कब अंगीकृत किया, कब अडॉप्ट किया? तो 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 3, अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही बता दूं कि नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। ठीक है भाई, जनगण मन ये है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। और इसको किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि से इसको लिया है। और नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। और इसको किससे लिया? आनंद मठ से। इसको गीतांजलि से, इसको आनंद मठ से।
ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी बीसीसी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने इसको लिखा। ये हो गए, लेकिन इनको अडॉप्ट कब किया गया? अडॉप्ट किया गया इनको 24 जनवरी 1950, ठीक, 24 जनवरी 1950 को इनको अडॉप्ट किया गया। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ठीक है, इलेक्शन तो बाद में होते हैं, 51 में होते हैं इलेक्शन, पहली लोकसभा, ठीक है, 52 में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब पहले स्पीकर, यहां से क्वेश्चन आता है कि पहले स्पीकर कौन थे? तो देखो पहले स्पीकर कौन थे? जीवी गणेश वासुदेव मालवांकर, जीवी मालवांकर, ठीक है, क्लियर। ये बने भारत के पहले स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। और अभी कौन है? अभी भी थोड़ा देख लेंगे, ओम बिरला अभी आपका अभी लोकसभा स्पीकर है। अभी कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है, 70th लोकसभा अभी प्रेजेंट में। लेकिन अगर आ जाए कि महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी, तो मीरा कुमार बनी पहली महिला 2004 में, ठीक है, 2004 में, ठीक, क्लियर। चलिए ये हो गया भाई फर्स्ट स्पीकर हो गया। चले आगे चलते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हुआ? फाइनल ड्राफ्ट जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा है बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने लिया। लेकिन उसमें जो चीफ आर्किटेक्ट है, जिनको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर, ठीक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इसको बनाने का जिम्मा लिया और इन्होंने जो इसका फाइनल ड्राफ्ट रखा कि ये लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये तैयार हो गया, इसको लीजिए देखिए। तो वो कब तैयार हुआ? वो हुआ भाई 26 नवंबर 1947, ठीक है, 26 नवंबर 1947, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक। अब आते हैं भाई, आपका निकल के आएगा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ भाई आपका 26 जनवरी 1950, ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और फाइनल ड्राफ्ट कब आया? फाइनल ड्राफ्ट कब आया? देखो ये तो हुआ लागू, ये तो देखो केम इनटू फोर्स, इस शब्द पे ध्यान देना, केम इनटू फोर्स। और यहां पे मैं करना चाहता हूं फाइनल ड्राफ्ट या अडोप्ट, ठीक है, अडोप्ट भी कह लो आप, इसको कर देना 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। और इसलिए हर साल हम 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में बनाते हैं? हम बनाते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। 26 नवंबर को बनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर 1949 को इसका फाइनल ड्राफ्ट आया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? वो हुआ आपका 26 जनवरी 1950। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोबारा से क्लियर कर देता हूं। अडॉप्ट कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, ठीक, ये वाला, इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया, बी आर अम्बेडकर फादर है। और इसको ये लागू कब किया गया? लागू हुआ ये केम इनटू फोर्स या केम इनटू इफेक्ट, दैट इज 26 जनवरी 1950। इसको समय कितना लगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? तो इसको बनने में लगा भाई 9 दिसंबर 1940 से लेके, ठीक है, 26 नवंबर 1949। तो ये टोटल समय, ये ड्यूरेशन का समय है। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन, तो कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन। क्लियर हो गया भाई आपका, ये टोटल इसका समय लगा, ठीक है, 2 साल 11 महीने 17 दिन, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। इनिशियल डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इनिशियल डिवीजन। तो इनिशियल कितने भागों में, जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने भागों में बटा हुआ था? देखो भाई 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, ठीक है, 22 पार्ट्स,
22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। ठीक है, अभी अभी कितने हैं भाई? अभी 470 प्लस आर्टिकल है, 22 की जगह 25 पार्ट्स हैं और 8 की जगह 12 शेड्यूल हैं। एट प्रेजेंट ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर ये भी पूरा हो गया। 10वें की तरफ चलते हैं। 10 सॉलिड कराऊंगा, 50 क्वेश्चन, और इनसे बाहर एग्जाम भी होगा 17 दिसंबर को, मुझे बताना, मैं भी यही पे हूं, इनसे बाहर कितने क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा की स्थापना कब हुई? तो लोकसभा बनी आपका 17 अप्रैल स्टार्ट हुई कुल मिला के फंक्शन का 1952। ठीक है, तो ये है लोकसभा की स्थापना। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, लोकसभा को क्या बोलते हैं? इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, इसको हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। लोकसभा के एक स्पीकर होते हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो पहले जीवी मालवा, अभी ओम बिरला है। टोटल सीट कितनी होती है? 552। उसका भी मैं बाइफर्केशन कर दूंगा कैसे कैसे होती है। फिलहाल ये हो गया। ठीक है, लोअर हाउस। और ठीक ठीक क्लियर? चलिए, हर एक जिले में लगभग एक लोकसभा, देखो लोकसभा में जो जाते हैं उसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि राज्यसभा में भी जाते हैं, लेकिन एमपी, और इस एमपी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अभी हम आगे चलेंगे तो ओपन करेंगे, तभी इसको यहां पे आइए। राज्यसभा, राज्यसभा कब बनी? ये भी आपकी बनी कब? मई 1952, मई 1952 में आपका राज्यसभा, 3 मई 1952 राज्यसभा की स्थापना हुई। ठीक, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस। अभी एक RIMC में क्वेश्चन था कि इनमें से राज्यसभा को कौन डिजोल्व कर सकता है? ऑप्शन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्यों? क्योंकि लोक राज्यसभा परमानेंट हाउस भी बोलते हैं इसको, परमानेंट हाउस। और परमानेंट हाउस का मतलब इट कैन नॉट बी डिजोल्व। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। इसमें 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको परमानेंट हाउस, अपर हाउस, ठीक है, या इसको कुल मिला के राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड ये इसको बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं, सारी चीजें ओपन करेंगे, डोंट वरी। ठीक, पहले पीएम, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये अब तक के भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी यही है, 47 से लेके 1962 तक ये रहे। ठीक, एक बात, पहले प्राइम मिनिस्टर है। इनकी 2 बुक आपको रखनी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक तो इनकी बुक है, और दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, 2 ये इनकी बुक हो गई। ठीक है, फिर ये अ लेटर टू डॉटर भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम से ही है, उसकी उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, और इनके जो बर्थडे है वो बनाते हैं हम कब? 14 नवंबर, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को इनका बर्थडे है। साथ में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल किसने लिखी? प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक, तो वो किसने लिखी? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल लिखी। ठीक है भाई, हो गया? चलिए, हो गया क्लियर। और इनकी डॉटर का नाम है इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर का नाम है इंदिरा गांधी। पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद नहीं बना कोई भी, ये पहली बार बने थे। तो कौन है वो? सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, ये बने देश के पहले उप प्रधानमंत्री। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू किनकी है? इन्हीं की नाम, इन्हीं की बनी है, इन्हीं की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक,
इसलिए इनके बर्थडे को हम 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, 31 अक्टूबर हर साल हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम पर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, सरदार सरोवर डैम पर है। ठीक है, गुजरात में है। क्लियर हो गया सारी चीजें। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। 182 मीटर है इनकी मूर्ति की ऊंचाई, जो स्टेचू है इनकी। चले 182 मीटर नहीं, 182 फीट है वो। ठीक, चले आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ये हो गए आपके पहले भारत के राष्ट्रपति, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी यही है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही है। क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट तो कौन थे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भाई, ये हो गए आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, और चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है तो ये पहले राज्यसभा चेयरमैन भी है। राज्यसभा चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ में इनके बर्थडे को हम 5 सितंबर को क्या बनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे। ठीक है भाई, नेशनल टीचर्स डे। और 5 सितंबर को ही हम बनाते हैं वर्ल्ड चैरिटी डे। ठीक है भाई, वर्ल्ड चैरिटी डे हम कब मनाते हैं, हर साल 5 सितंबर को। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। यहां से आगे चलते हैं, अब अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। तो कौन थे भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये थे भाई पहले एजुकेशन मिनिस्टर। और इनके बर्थडे कब होता है, 11 नवंबर। और हर साल इनके बर्थडे को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ठीक, नेशनल एजुकेशन डे। क्लियर, हर साल हम 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। अंडरस्टूड, 15 हो गए। अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान अभी एजुकेशन मिनिस्टर, तो करंट के हिसाब से इंपोर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाइस पे, अभी कौन है, डॉक्टर जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, और जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल से पास आउट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब आप सैनिक स्कूल के पेपर में अपियर होने जा रहे हैं, मिलिट्री में अपियर हो जाने रहे, तो समझे कितने बड़ी डॉक्टर जगदीप धनखड़ मिलिट्री स्कूल से पास आउट है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से। ठीक है, इनमें से किसी एक से। चलिए, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। देखो, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को थोड़ा अंतर रखना। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे भारत के, तो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। ठीक, बलदेव सिंह। और अभी भी डिफेंस मिनिस्टर सिंह ही है, लेकिन वो कौन है, वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, बस। ठीक, अभी राजनाथ सिंह है, और आजाद भारत के पहले थे बलदेव सिंह। हो गया क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पूरे कराऊंगा, और क्वेश्चन बता देना मुझे कौन सा बाहर जाएगा इसमें। पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल, सरदार वी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, पहले होम मिनिस्टर। और अभी कौन है, श्री अमित शाह। ठीक है, अमित शाह अभी कौन है, अमित शाह अभी कौन है, हमारे गृह मंत्री है। अभी हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। और पहले कौन थे, सरदार वल्लभ पटेल। ठीक है, चलिए। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन थे भाई पहले रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, अभी कौन है रेलवे मिनिस्टर, अभी बता देता हूं। पहले तो अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव।
और चलिए पहले रेलवे मिनिस्टर एक बार मुझे बताइए, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पहले रेलवे मिनिस्टर को, अगर याद आएगा तो मैं लिख दूंगा इसमें पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, उसको भी लिखूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अभी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर 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 सी चेट्टी, आर चेट्टी, ठीक है, आर एस चेट्टी, ये थे हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी कौन है, अभी है निर्मला सीतारमण, ठीक है, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। बच्चे मुझे कमेंट में कर देना कि पहले हमारे वो को जो मैंने पिछले वाला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। और भारत की पहली महिला फाइनेंस मंत्री भी यही बनी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी पहली महिला यही है, निर्मला सीतारमण। और आर एस चेट्टी पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक बात हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, हो गया। दूसरा, ये पहली महिला है जिन्होंने भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। और पहली, हालांकि ये पार्ट टाइम थी, लेकिन पहली डिफेंस मिनिस्टर, वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी यही थी, डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि पार्ट टाइम थी ये, फुल टाइम इन्होंने पोर्टफोलियो, मतलब फिर तो बाद में फुल टाइम में तो फिर निर्मला सीतारमण बनी थी, ठीक। चलिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन बनी, महिला राष्ट्रपति, ठीक, तो महिला कौन बनी, तो पहली महिला बनी आपका प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक, क्लियर, देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अंडरस्टूड। चलिए, लोकसभा स्पीकर पहली महिला, महिला फर्स्ट लिखा है, तो कौन है भाई, श्रीमती मीरा कुमार, ये बनी भारत की पहली आपका हाँ लोकसभा स्पीकर। हालांकि इसके बाद सुमित्रा महाजन भी बनी थी, सुमित्रा महाजन, लेकिन वो दूसरी थी, मीरा कुमार बनी पहली, ठीक। तो अब आता है थोड़ा सा इसको हम करते हैं, यहां से क्वेश्चन मेरा टारगेट रहेगा कि यहां से क्वेश्चन आपका ना बच जाए, माय टारगेट है यहां से आपका क्वेश्चन ना बच जाए। इसको थोड़ा सा हम टोटल लोकसभा सीट पे कवर करेंगे। लोकसभा, देखो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, लोअर हाउस। तो इसमें कुल कितनी सीट है, इसमें कुल सीट है 552, ये नंबर एक तो आपको याद रखना है। अब मैं इस नंबर को अलग अलग बांटूंगा, 552 में से राष्ट्रपति कितनों को करता है नॉमिनेट, अब करता है 0 को, पहले 2 को करता था एंग्लो इंडियन को, अब वो खत्म हो गया, नंबर 1, ठीक। इसका मतलब अब कितनों पे इलेक्शन होगा, 543 पे अभी भी इलेक्शन होता है, कितने पे होता है, 543 पे, अब अभी भी 2 को नॉमिनेट करता था, 543 पे इलेक्शन, 545, 7 खाली थी, लेकिन अब ये 7 और 2 9 खाली हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें से राज्यों के हिस्से कितने हैं, राज्यों के हिस्से हैं भाई आपके 530, ठीक। और इसमें से फिर यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है, यूटी के पास है इसमें 20, ठीक। अब इसमें भी रिजर्वेशन है, एससी एसटी का रिजर्वेशन है, बांटते हैं इसको। देखो एससी कैटेगरी के पास कितने जाएंगे, 84, एसटी कैटेगरी के पास कितने जाएंगे, 47 रिजर्व है, बाकी जनरल कैटेगरी के पास है। एक वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ रहा है, उसमें 1/3 चली जाएंगी महिलाओं के पास, 2028 से चली जाएंगी, ठीक है, 2028 से चली जाएंगी 1/3 महिलाओं के पास, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है, वंदन अधिनियम जो आएगा उसमें चली जाएंगी। लेकिन एससी के पास ये है, एसटी के पास ये, बाकी ये जनरल ओबीसी इनके पास है सारी की सारी, ठीक है। ये सीटों का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ में आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, लोकसभा, अभी मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करूंगा भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मुझे जाने नहीं देना है, मेरा टारगेट है यहां से क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा करूंगा, यहां से मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से लपेटना है बिल्कुल। देखो लोकसभा में जो एमपी जाएंगे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष। और 5 वर्ष होता है कार्यकाल, ठीक है। एमपी बनने के लिए कितनी उम्र लगेगी, कितनी उम्र का व्यक्ति एमपी बन सकता है, न्यूनतम है 25 वर्ष, अधिकतम तो कुछ नहीं है, चाहे 100 साल का बन जाए, लेकिन कम से कम है 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरे कर चुका हो, ठीक, ये हो गया।
5 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया। तो चूंकि लोकसभा के थ्रू कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करते हैं। लोकसभा में जो सारी लोकसभा उसको रेगुलेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर रेगुलेट करते हैं ना, मतलब मेन जो होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी है, 25 वर्ष। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी है, 25 वर्ष। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए तो कितनी चलेगी, वहां पे भी 25 वर्ष चलेगी। ठीक है, अगर वो लोकसभा से है। ठीक है, अगर राज्यसभा से है तो 30 हो जाएगा, लेकिन वहां पे भी 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो राज्यसभा से भी हैं, तो वहां पे 30 साल होते हैं, लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष है। ठीक है भाई, और तो मुझे लगता है कोई इसमें, और लोकसभा का कार्यकाल हर साल 5 वर्ष का होता है, अगर बीच में सरकार ना गिरे तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये अभी जो लोकसभा है ये कौन सी है, आपका 17वीं लोकसभा है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, 17वीं। इसके बाद जो अगले साल चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा होगी। मुझे लगता है यहां सारे काम के क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की सीट को भी मैं थोड़ा इनको बांटूंगा। राज्यसभा में कितनी सीट होती है भाई, टोटल है 250। इसको बांटते हैं, इनमें से 12 तो राष्ट्रपति बनाएंगे, 12 कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब 238 क्या आएंगे चुन के। अब सवाल ये आता है 238 कहां से आते हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जो राज्य में चुनाव होते हैं, राज्य में विधायक बनते हैं, जिनसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो विधायक है वे अपने राज्यसभा एमपी चुन के भेजते हैं। तो ये 238 कहां से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा की विधानसभाएं होती हैं वे चुनकर भेजती हैं अपने एमपी। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल निर्मला सीतारमन है। ठीक है, निर्मला सीतारमन ये कौन है, हमारी वित्त मंत्री है। ये एमपी बनी है, सांसद बनी है, किससे, राज्यसभा से। ठीक, राज्यसभा से। जैसे हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो एमपी बने हैं, वो किससे बने हैं, लोकसभा से। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है, तो क्या निर्मला सीतारमन चुनाव लड़के आई हैं, चुनाव नहीं, ये कोई चुनाव लड़के नहीं आई, ये किसी राज्य से, राज्य के जो वहां पे एमएलए हैं उन्होंने उनको एमपी बनाया है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये क्वेश्चन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये कोई चुनाव लड़के नहीं आए हैं। ठीक, ये कोई चुनाव इनको एमपी बनाया है किसने एमपी बनाया, किसी पर्टिकुलर राज्य के एमएलए ने, विधानसभा के सदस्यों ने। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव, ये भी कोई चुनाव लड़के नहीं आए हैं। पीयूष गोयल कोई चुनाव लड़के नहीं आए। आप कहोगे सर ज्यादातर तो चुनाव लड़के नहीं आए, फिर भी मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो भाई ये देखो, ये है इस तरह राज्यसभा और लोकसभा। अब एक चीज और भी है यहाँ पे राज्यसभा के बारे में, और भी मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं यहाँ से क्वेश्चन बच जाए। टारगेट है भी मेरा सीधा सीधा, क्वेश्चन को बिल्कुल मुझे चाहिए पूरा। ठीक है, और एक बात मैं आपको यह बता दूं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के बच्चे इस बार आरएमएस सीईटी के पेपर को दंडित करेंगे। 20 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो उसको दंड देने वाले पेपर को। दंडित करने का मतलब क्या है, 50 में से 50 मैथ, 50 में से 50 रीजनिंग, 50 में से 40 प्लस जीके, इसको बोलते हैं दंड देना। ठीक है, चलिए, राज्यसभा का एमपी बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो ये यहां पे है 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने साल तक एमपी बने रहते हैं, टाइम पीरियड तो कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष, बस ये ध्यान रखना भाई, यहां पे 30 ईयर्स है और यहां पे 6 वर्ष है। जहां पे लोकसभा में 5 साल है और वहां पे 25 साल है, यहाँ पे 6 साल और यहाँ पे 30 साल है। इस चीज को ध्यान रखना। और इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा की शुरुआत कब हुई, 1952 से, 1952 से, और इसको डिजोल्व किया नहीं जा सकता, तो ये तो परमानेंट हाउस है। अंडरस्टूड। चलिए, भारत के पहले चीफ जस्टिस तो कौन बने, तो कौन थे, एच.जे. हीरालाल जनसुख दास कानिया, एच.जे. कानिया। ठीक, ये पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखो 3 चीजें हो गई, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम
एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन आ गया और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है, अभी कौन है, अभी बने 50वें चीफ जस्टिस जो है अभी 50, वो कौन है, DYC, ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है भाई, क्लियर। चले अब आते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले तो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। और अभी कब बना, कब स्थापना हुई इसकी, 25 जनवरी 1950 को। और इसलिए हम 25 जनवरी को हर साल बनाते हैं हम नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राज्य के जब विधानसभा चुनाव बोलता हूं तो बच्चों को समझना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सीधा उससे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और चीफ मिनिस्टर कौन बनाता है, MLA। ठीक, और प्रधानमंत्री कौन बनाते हैं, MP। बस ये अंतर हो गया। ठीक है, MP बनाते हैं प्रधानमंत्री, MLA बनाते हैं आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया भाई। साथ में यहां पे आपको ध्यान रखना, जो चीफ जस्टिस में महिला फातिमा बीवी, पहली महिला चीफ जस्टिस नहीं, जज, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है, फातिमा बीवी। क्या किसी महिला अब तक चीफ जस्टिस बनी है, लेकिन हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में बनने वाली लीला सेठ पहली महिला चीफ जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, अभी और 2027 में बनेगी चीफ जस्टिस पहली महिला बीवी नगरत्ना 2027 में बनेगी। ठीक है, चले आगे। ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट है, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन होना चाहिए आपका, कितने फंडामेंटल राइट है। टोटल है आपका 6। पहले कितने थे, 7। पहले थे 7। किसको हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था। ठीक है, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब 300A में चला गया, और ये एक लीगल राइट है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी तो कर दो हटा। अब वो 6 फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट कौन से है, वो आपको पता होने चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट भी और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, दोनों आपको पता होने। और दूसरा यह है कि फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए, तो आपको मार्क करना है बोरोड फ्रॉम, मतलब उधार लिए गए हैं, या टेकन बोरोड फ्रॉम US से, अमेरिका से हमने इनको बोरो किया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्लियर, अमेरिका के संविधान से। तो कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है, कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है, जरा उनको देखते हैं। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है। नंबर 1 है आपका राइट टू इक्वलिटी। ठीक, 1 लिख दिया मैंने। दूसरा यहां पे लिख राइट टू फ्रीडम, नंबर 2 लिख दिया मैंने, नंबर 2। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन की फ्रीडम। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए कौन से होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं। लेकिन आपको साथ में यहां पे ये भी ध्यान रखना होगा बच्चों, कि आपको ये भी पता होना चाहिए इनका आर्टिकल कहां से कहां तक है। ठीक है, ये कहां से कहां तक आर्टिकल में आते हैं, ये कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं, संविधान के 25 पार्ट है ना, तो पार्ट 3 में आते हैं। तो पार्ट 3, पहली बात, कितने से कितने आर्टिकल 12 से लेके 15 तक आते हैं, 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। अब इस 12 से लेके 35 तक किस किस में आते हैं, देखो, राइट टू इक्वलिटी, EQU ये लिख रहा हूं मैं, इक्वलिटी कहां तक आएंगे, 14 से लेके 18। ठीक, 14 से लेके 18। फिर दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम आएंगे 19 से लेके 22,
19 से लेके 22, ठीक। एक्सप्लॉयटेशन 23-24, ठीक, क्लियर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहां लिख रहा हूं रिलीजन 25 से लेके 28, ठीक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज CR यहां लिख रहा हूं आपका आर्टिकल 32, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। अंबेडकर ने इनको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे, और 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी जिसको अबोलिश कर दिया गया। ये हुआ भाई, ये आपको आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए इनके, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन किस में आएगा, राइट टू एजुकेशन आएगा 21A में, ठीक है। राइट टू लाइफ किस में आएगा, राइट टू लाइफ आएगा 21 आर्टिकल 21, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक है। सबसे पहले तो इनका नंबर कितना है 11, पहले था 10 अब है 11। किस देश से इनको लिया है, बोरो कहां से किया है, USSR, जो अब रशिया है, पहले इसका USSR था, ये यहां से इसको लिया गया है। कब 1976 में इनको लिया गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक कमेटी थी सोरेन सिंह कमेटी, ये 9th वालों के लिए, 6 वालों में नहीं आएगा लेकिन ये 9th वालों में है, सोरेन सिंह कमेटी, इसने इसको सुझाव दिया इनका, सोरेन सिंह कमेटी ने, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 51A में इनका जिक्र है, ठीक। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में लेके आया गया। 51A में, आर्टिकल 51A में इनका जिक्र है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें क्या करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो सरकार का दायित्व है बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, आर्टिकल 21(1) में 6 से लेके 14 साल तक बच्चों को। लेकिन एक बात देखो ना, ये सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल तक आ ही नहीं रहा है, उसको भेजने की जिम्मेदारी है फंडामेंटल ड्यूटी, वो किसकी है, पेरेंट्स की। तो फंडामेंटल ड्यूटी के अधीन बच्चे को स्कूल भेजना पेरेंट्स की। या हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको ऑनर करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, ये है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के हिस्से हैं, ठीक है भाई, क्लियर। चले अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, देखिए मिनिमम एज टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष। गवर्नर बनने के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी चाहिए, 35, ठीक है भाई। न्यूनतम आयु होनी चाहिए तीनों के लिए 35, अधिकतम कुछ नहीं, अधिकतम कुछ नहीं। पीएम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम 25। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए 25, अगर लोकसभा से या राज्यसभा से है तो 30। और एमएलए यानी विधायक बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया आप ध्यान रखना। ये 32वां क्वेश्चन हो गया। 33वें की तरफ बढ़ते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या चीफ लॉ ऑफिसर कौन है भारत के, चीफ लॉ ऑफिसर कौन है, तो उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो कौन है अभी अटॉर्नी जनरल, अभी कौन है, आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि है अभी। और तुषार मेहता है आपका सोलिसिटर जनरल। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो वो है MC सीतलवाड़, ठीक है। MC सीतलवाड़ थे भारत के पहले आपके चीफ लॉ ऑफिसर। चलिए 34वीं बात, हु डिजाइन नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे को किसने डिजाइन किया, तो कौन थे, पिंगाली वेंकैया, पिंगाली VENKAAIHH, ठीक है, पिंगाली वेंकैया। झंडे की अगर मैं बात करूं तो झंडे का ये कुछ है, ठीक। तो कितने कलर होते हैं झंडे में, झंडे में होते हैं 3 कलर। कौन से 3, एक हो गया आपका व्हाइट, ठीक, व्हाइट किसका रिप्रेजेंटेशन है, आपका पीस का। एक होता है सैफरन, देखो व्हाइट किसका, पीस एंड ट्रुथ।
सैफ्रॉन किसका है? करेज का। और ग्रीन किसका है? ग्रीन है आपका फर्टिलिटी का, ऑस्पेरिटी का, ठीक है, ऑस्पियसनेस का, प्रोडक्टिविटी का, इनका है। ठीक है, हो गया। और जो झंडे का रेशो होता है, इसकी 2:3 होता है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। अंडरस्टूड? ये हो गया भाई। ठीक है, नेशनल फ्लैग। और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेशनल कब गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1940, ये मैं आपको डेट बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। करंट लोकसभा, ठीक है, ये हम कौन सी नंबर की लोकसभा चली है? 17वीं। पहली बात, अभी इसके कौन है? ओम बिरला। इसके स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, राजस्थान से आते ओम बिरला, चीफ मिनिस्टर की दौड़ में थे, लेकिन फिर पता नहीं भाजपा को क्या हुआ कि उन्होंने किसको बना दिया? भजन लाल शर्मा को। राजस्थान के किसको बना दिया? भजन लाल शर्मा। ठीक है, क्लियर? तो ओम बिरला कौन है भाई? यहाँ इस लोकसभा के करंट स्पीकर है। 17वीं लोकसभा है। लोकसभा में कितने? 552। और पार्लियामेंट का जब नया तो एक तमिलनाडु से सेंगोल आई, सेंगोल राजदंड। ठीक है, तो ये किसकी? चोल डायनेस्टी की। चोल डायनेस्टी। आगे आते हैं। सरकार के ऑर्गन कितने होते हैं? सरकार के बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। जुडिशरी नंबर 3 हो गया। ठीक है भाई, 3 ऑर्गन होते हैं जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? ये देखो, लेजिस्लेचर में कौन आएगा? लेजिस्लेटर में आएगा आपका राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट, एक प्रकार से मतलब कानून बनाने वाली जो बॉडी है। भाई कानून तो तभी बनेगा ना जब पार्लियामेंट से पास होगा। तो मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर बनाएंगे लेजिस्लेचर। कोई भी कानून ऐसे बन जाएगा, राज्यसभा लोकसभा से पास होगा ना, तो लेजिस्लेटर मतलब कानून, लीगल कानून। एग्जीक्यूटिव मतलब कानून बन गया, अब उसको लागू करवाना है, उसको पूरे देश में काम करना। उसमें कौन कौन चाहिएगा? उसमें भाई आपका कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कानून होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा में जो अटॉर्नी जनरल है, सारे जितने भी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है, वो सारे इसमें मशीनी, आईबी, सीबीआई, सब ये सारे किसके पार्ट है? ये सारे एग्जीक्यूटिव पर्सन के। अब ये कानून सही से इनका पालन हो, किसी पे कोई भेदभाव ना हो, सारी जगह सब कुछ बैलेंस काम करे, चेक एंड बैलेंस, उसको देखेगी जुडिशरी। अगर किसी को लग गया कानून सही नहीं है तो जुडिशरी देखेगी ना फिर उसको। तो ये 3 हमारे सरकार के ऑर्गन हैं, 3 सरकार के ऑर्गन हैं। राष्ट्रपति ओथ देता है, मतलब बहुत लोगों को, बहुत सारे जो बड़े बड़े पद हैं उनको राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला तो ये हो गया। अब राष्ट्रपति किन किन को शपथ दिलवाते हैं? तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस को, इनको, और हाई कोर्ट के जजेज हैं इनको भी यही, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी यही दिलवाते हैं। ठीक है, दूसरा ये वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाते हैं। ठीक, तीसरा ये प्राइम मिनिस्टर को दिलवाते हैं। क्लियर? ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनको, ये आपका कैग, ठीक है, ये इलेक्शन कमिश्नर को, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको यही करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये मुख्य पोस्ट है जिनको आपके प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलवाते हैं, सीधी सी बात है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। लेकिन एक बात देखें यहां पे, राष्ट्रपति को शपथ तो चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, लेकिन अगर इनको इस्तीफा देना हो तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इस्तीफा ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, चलें आगे। आजादी के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आगे, बनने वाला, आजादी के बाद बनने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन सा है भाई? 1953 में आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर? ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर। आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर या ओवरऑल सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 पे, कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो कितनी है टोटल? टोटल है 22। टोटल कितनी है? 22। पहले कितनी थी? पहले थी आपका 14। पहले थी 14, अब कितनी है? 22। किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में। संविधान के किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में। ठीक है, इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। अंडरस्टूड? इंग्लिश नहीं है।
वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? पहले थे 21, अब कितनी है? अब आया 18। और संविधान का एक संशोधन आया 61वां, उसके 62nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया। ठीक है, 18 कर दिया गया। पंचायत राज को अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य। पंचायत राज क्या है? थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड टायर, ये भी ध्यान रखना, थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? पंचायत। तो पंचायत को अडॉप्ट करने वाला कौन सा था भाई? आपका राजस्थान। राजस्थान वह राज्य जहां पे पंचायत राज सिस्टम सबसे पहले लागू हुआ। ठीक है, 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन के थ्रू पंचायत राज सिस्टम को गांवों तक या पंचायत लेवल तक पहुंचाया गया, इलेक्शन वगैरह होने शुरू हुए। पहले लेबर मिनिस्टर पहले कौन है? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। चलिए, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किस आर्टिकल के थ्रू संविधान में बदलाव किया जा सकता है? तो वो आर्टिकल है 368। 368 आर्टिकल ऐसा है, आर्टिकल नंबर 368, जिसके थ्रू आप संविधान में चेंज किया जा सकता है। लेकिन संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट की मोहर उस पर लगनी भी जरूरी है, ध्यान रखना। ये नहीं बदला जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कब है? कौन से उसमें? 10th शेड्यूल। किस में है? 10th शेड्यूल, 12 अनुसूची है ना, उसमें है। और ये क्या है? अगर आपका किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर टूट के, मतलब किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद 1/3 से ज्यादा या कम, पहली बात करते हैं कम, टूट के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उनको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई। इसका लेटेस्ट एग्जांपल हुआ महाराष्ट्र की सरकार में। महाराष्ट्र की सरकार में क्या हुआ कि 1/3 से ज्यादा जो शिंदे ग्रुप है जाके बीजेपी में शामिल हो गया। चूंकि वो 1/3 से ज्यादा थे तो इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। अगर मान के चलिए किसी पार्टी में टोटल विधायक कितने हैं? 75 है। ठीक, 75 विधायक से एक पार्टी बनी है। ठीक है, और उसमें से अगर 1/3 कितना हो गया? 25। अगर 25 या 25 से ज्यादा जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 24 विधायक दूसरी पार्टी में गए तो 24 के 24 की सदस्यता भंग। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग का, मेन हेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वो है उनके चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन कौन है फिर? एस बेरी, सुमन बेरी इज द वाइस चेयरमैन। सुब्रमण्यम करके सीईओ हैं और एस बेरी इज द वाइस चेयरमैन। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसको लाया गया। चलिए, ये हो चुका है। 47वें पे आते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी बनी? तो वो थी मद्रास म्युनिसिपैलिटी, पहली देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। मिनिमम एंड मैक्सिमम लोकसभा सीट, तो किस राज्य में मिनिमम है? तो मैक्सिमम तो किस में है? मैक्सिमम है यूपी में 80 है, और मिनिमम किस में है? 1 है कई राज्यों में, जैसे नागालैंड में क्या है? 1 है। ठीक है, 1-2 छोटा मोटा राज्य होगा जहाँ पे 1 ही मिलेगी, सिक्किम वगैरह में 1 ही मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया 1, इतनी है। लेकिन अगर ये तो लोकसभा होगी। अगर मैं बात करूं विधानसभा, देखो राज्यों के जब चुनाव होते हैं, राज्यों के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से बनते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं। तो उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं किसी राज्य में 500 सीट, राज्य की बात हो रही है, और न्यूनतम हो सकती है 60। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 400 है। ठीक है, टोटल 403 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है। ठीक है, क्लियर, समझ गए? ऐसे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो कौन होते हैं भाई? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ये होते हैं। और अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? अभी चेयरमैन है राज्यसभा की, और राज्यसभा को आपको पता है परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। ठीक, चलिए सबसे जरूरी
बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और वो आर्टिकल संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A। लेकिन कितने से कितने साल के, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी सरकार की तरफ से। लेकिन इसके साथ अटैच है फंडामेंटल ड्यूटी भी, वो है गार्जियन की। सरकार शिक्षा देगी लेकिन स्कूल आपको भेजना पड़ेगा। ऐसे ही मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि भाई सरकार ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल बनाए हैं, लेकिन तैयारी आपको करानी पड़ेगी। आप बच्चे की तैयारी नहीं करा रहे, कुछ भी नहीं करा रहे, तो वो फिर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तक नहीं जा पाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स की है कि उसको 6 साल से 14 साल तक की शिक्षा के लिए उसको उस प्लेटफॉर्म तक भेजना। ठीक है, तो आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। और एक है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब आया, ये 2005 में। RTI एक्ट कब पास हुआ, 2005 में। ठीक है, एक है राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, दोनों को ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एग्जाम होगा, और मैं ये चाहता हूं कि जब आगे एग्जाम से बाहर आओ तो मुझे बताओ कि सर आपने 50 क्वेश्चन कराए थे, आपके क्वेश्चन में से एक भी नहीं आया। और हमारी एकेडमी के बच्चे इस बार पेपर को, मिलिट्री स्कूल के पेपर को दंडित करने वाले हैं। क्या करेंगे, दंडित, पनिश करेंगे। और जब मैं बोलता हूं बच्चे पेपर को पनिश करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो मैथ में 50, रीजनिंग में 50 में से 50, और जीके में 40 प्लस, 140 प्लस का स्कोर उनका 150 में रहेगा। और ऐसे 15 बच्चे हैं हमारे पास अभी जो इस दौड़ में है। आखिरी में रिजल्ट आएगा तो हम इसको करेंगे। तब तक आपको ये सारी इसको भाई जितना भी आपको ये वीडियो दी है मैंने, इसको 2 से 3 बार देख के जाना, और यहाँ से 5 नंबर आपके श्योर है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।